नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज रात 10:30 बजे दुनिया की नजरें एक बयान पर टिकने जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने होंगे, लेकिन सवाल सिर्फ उनके संबोधन का नहीं, बल्कि उससे पहले बढ़ते तनाव का है। एक तरफ सीज फायर की कोशिशें तेज है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसे अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद एक्कॉर्ड कहा जा रहा है। क्या ये जंग के बीच शांति की शुरुआत है? वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी बेहद आक्रामक हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खुला तो अंजाम गंभीर होंगे। और अब ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमला बढ़ा तो सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन तक को निशाना बनाया जा सकता है। यानी असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तो क्या दुनिया एक बड़े टकराव के मुहाने पर है, या आखिरी वक्त में कोई समझौता निकल आएगा? यही होगा आज की सबसे बड़ी बहस का केंद्र। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा में अनुपम जेटली जी, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है अनुपम जी आपका। और हमारे साथ गौरीशंकर गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। गौरीशंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अनुपम जेटली जी आपसे ही करना चाहूंगी। बेहद अहम है और हर किसी की, पूरी दुनिया की नजरें इस युद्ध पर, और ऐसा लग रहा है युद्ध विराम हो, किसी भी तरह से युद्ध रुके, क्योंकि सिर्फ ये एक जगह या 3 देशों की हम बात करें तो वहां तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में इसका असर हो रहा है। अनुपम जेटली जी, मौजूदा स्थिति को कैसे देखा जाए? डील हो सकती है या टकराव की स्थिति बनी रहेगी? और उससे भी अहम है 10:30 बजे जब डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से मुखातिब होंगे। मेरा जहां तक मानना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप 10:30 बजे तकरीबन 2.5 घंटे बाद दुनिया से मुखातिब होंगे तो वो 4 मेन चीजों पर बात करेंगे जी। पहला तो धमकी और अल्टीमेटम ईरान को कि अगर वो समझौते की टेबल पर नहीं आया तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और ईरान को पता है जितना बुरा उसके साथ हो रहा है उससे ज्यादा बुरा और होने का नहीं है। वही एयर स्ट्राइक उस पर होंगी, वही उस पर रॉकेट गिरेंगे। उनके 600 स्कूल और तकरीबन 300 हॉस्पिटल वैसे भी तोड़े गए हैं। और आज की खबर है कि उनकी 13 यूनिवर्सिटीज पर बम गिराए गए हैं, जहां शक था कि शायद IRGC के लोग ठहरे हुए हैं। दूसरी बात, अपने नागरिकों को समझाना कि ये लड़ाई एक वाजिब युद्ध है और इसके लिए एडिशनल फंड जो ट्रंप मांग रहे हैं उसकी आवश्यकता है $200 मिलियन की। और तीसरी बात, अपनी जो खुद की सेना है उसका मनोबल बढ़ाना कि देखिए, हम ईरान से युद्ध के दौरान एक अपने पायलट को बड़ा एक संघर्षशील रेस्क्यू ऑपरेशन करके लेके आए हैं। हमने ईरान को तबाह कर रखा है, वो किसी भी हालत में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। और चौथी बात, मेरी समझ में जो कहेंगे, एक सांत्वना देना, जितनी महंगाई बढ़ रही है USA में, इसके अलावा उनके पास कहने को और कुछ नहीं है। और टकराव और बढ़ेगा क्योंकि ईरान ने उनकी 45 दिन की सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बिल्कुल ठीक है आपने सर। ये 4 अलग अलग पहलू, आपको लगता है इस पर ही वो बात रखेंगे। गौरीशंकर जी भी हमारे साथ बने हुए। गौरीशंकर जी, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, फिर डोनाल्ड ट्रंप का वक्त वक्त पर इस तरह का बयान आना, कोई भी झुकने को तैयार नहीं, कोई समझौते को तैयार नहीं, और ऐसे में इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पूरे विश्व पर पड़ रहा है। गौरीशंकर जी, मौजूदा स्थिति के मद्देनजर आपको क्या लगता है? क्योंकि हर किसी की नजर इस पर है और सोशल मीडिया में इस बीच में कई तरह की बातें सामने आती हैं और लोग समझ नहीं पाते कि वास्तविक स्थिति क्या है। और ऐसे में ट्रंप का जो संबोधन होगा 10:30 बजे, वो क्या महत्वपूर्ण होगा, या फिर ऐसी ही कोई बात सामने निकल कर आएगी जैसे वो वक्त वक्त पर बोलते रहते हैं? नमस्कार श्वेता जी। देखिए, अब ये जो युद्ध है एक बहुत क्रिटिकल फेज में पहुंच चुका है अभी। आप अगर रिकॉल करेंगे, ट्रंप ने हमेशा ये कहा है कि मैंने 79 से मैं चाहता था कि ईरान के ऊपर अटैक हो, और मेरे कितने प्रेडेसेसर्स आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, और मैं अब इसको पूरा जो स्वप्न है हमारा, उसको हम पूरा कर रहा हूँ। उसका कारण क्या है? देखिए, उसके 2-3 कारण हैं। हम ईरान के साथ सिविलाइजेशनल रिलेशन रखते हैं, लेकिन ईरान जो है
वो खुद भी एक आतंकी देश रहा है। उन्होंने हूती, हमास और हिजबुल्लाह को ओपनली प्रोटेक्ट किया है, उनको फंडिंग की है। उन्होंने इजराइल को कहा है कि आपको एग्जिस्टेंशियल अधिकार नहीं है, आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है, आपको खत्म करना है। सारे के सारे गल्फ काउंसिल की जो स्टेट है, जीसीसी स्टेट्स, वो सब ईरान की छाया में बड़े डर के रहते हैं। मैं वहां पे रह चुका हूँ कई वर्षों तक, और उन देशों की स्थिति यह है कि वो ईरान एक बड़ा पावरफुल देश है, उनकी बड़ी पॉपुलेशन है, और वो कभी भी उनके ऊपर हमला करके उनको खत्म कर सकते हैं, उनके एनर्जी रिसोर्सेज को ले सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने अमेरिका का प्रोटेक्शन लिया और अमेरिका के बेसेज वहां पे बने। तो अमेरिका जो चाहता है अब कि जो ईरान का जो दबदबा और जो वर्चस्व उस रीजन में बनते जा रहा था, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। जी। एक्चुअली सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे स्टेट अमेरिका के ऊपर बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि अब इस बार खत्म करिए, नहीं तो हमारा जीना ये मुश्किल कर देंगे। तो एक चीज तो यह है कि अमेरिका को अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए इस जो युद्ध चल रहा है इसको पूरे अंजाम तक लेके जाना पड़ेगा। वो चाहेगा कि उनकी न्यूक्लियर क्षमता खत्म हो, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी क्षीण हो जाए बिल्कुल, और हो सके तो आईआरजीसी का जो कंट्रोल है वहां से खत्म हो जाए, और ईरान जो है मेन स्ट्रीम नेशंस को ज्वाइन करे और सबके साथ मिलकर आगे बढ़े। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो मेरे को लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई युद्ध विराम भी होता है तो वो एक स्ट्रेटेजिक पॉज होगा। वो अगर कोई आर्म्स एम्युनिशन को रिप्लेनिश करने के लिए, चीजों को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉज होगा। वो कोई ऐसा पॉज नहीं होगा कि इसके ऊपर आके एक पूरा युद्ध विराम बन जाए, नहीं। लेकिन गौरी शंकर जी, जिस तरह से ईरान को खुली चुनौती यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, क्या ये दबाव की रणनीति है या फिर युद्ध के संकेत है? जब आप किसी से बात करवाना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको बात वैसे रखनी पड़ती है, लेकिन जिस तरह से अगर इस तरह से रिएक्शन दिया जाए तो फिर इसे किस तरह देखेंगे? देखिए, उनकी भाषा जो है वो बड़ी थोड़ी अश्लील रही है, वो उसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनका जो एंगर है उसमें रिफ्लेक्ट होता है, और वो ये चाहेंगे कि ईरान को किसी भी हालत में कोई एक पावरफुल कंट्री के रूप में नहीं छोड़ा जाए। अब ये एक लास्ट चांस है जो इनको मिला है। अगर मान लो ये 2-3 साल और अटैक नहीं करते तो मेरा पूरा विश्वास है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स होते और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती, और उसके बाद उनके ऊपर कोई भी अटैक करना इम्पॉसिबल हो जाता। तो अब उस सिचुएशन को वो बीच में नहीं छोड़ेंगे, वो पूरा अटैक करेंगे, पूरी तरह से ईरान को क्रिपल करेंगे, और उसके बाद ही वो वहां से रहेंगे। वो शक्ति अमेरिका में है, और अमेरिका अपनी शक्ति का उपयोग करेगा, चाहे वो दादागिरी हो, चाहे कुछ भी कहें आप, लेकिन का उपयोग करके ईरान को ब्लेम करेगा, और वो चाहेगा कि ईरान जो है वो अपना दबदबा खत्म करे, बंद करे, और लोगों को आतंकवाद के रास्ते पे नहीं भटकाए। ठीक है सर। कर्नल देवानंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है देवानंद जी आपका। देवानंद जी, जिस तरह से युद्ध की स्थिति है, 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप भी मीडिया से मुखातिब होंगे, क्या वो कहते हैं सब की नजरें इस पर है? दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, सीधे तौर पर चेतावनी दी जा रही है, क्या आपको लगता है कि युद्ध विराम की ओर कदम बढ़ रहे हैं या फिर टकराव की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी? नहीं, जहां तक मेरा मानना है, जैसे हमारे पूर्व साथी बता रहे थे, मैं ये मानता हूं कि युद्ध कहीं नजदीक समाप्त होने वाला नहीं है जी। दुनिया को तैयार रहना पड़ेगा। एक ही स्थिति में युद्ध खात्मे की तरफ आ सकता है। वो जो ईरान के अंदर जो आज ताकतें हैं, सरकार तो बची नहीं है, लीडरशिप बची नहीं है, जहां जहां जिस पॉकेट से वो ये हमले कर रहे हैं अपने पड़ोसी देशों पे, जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, जिस प्रकार से आतंकवाद के समर्थन में वो जो हूती को भी अब लेके आ रहे हैं, और बाकी इनके जो सारे संगठन है, हम जिनको प्रॉक्सीज कहते हैं इनके, तो ये अगर मान लो कोई तरीके से ये खुद हार मान ले, जो मुझे लगता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहां ट्रंप साहब की आपने सही कहा कि 10 बजे वो थोड़ी देर बाद में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वो मैं मानता हूं अमेरिकन सेना के और सर्वोच्च कमांडर हैं,
वो एक पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ मिलिट्री कमांडर भी हैं जो डिसेप्शन का इस्तेमाल करेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने 2 इन पायलट्स को निकालने में अपनी डिसेप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किस तरह उनके जो लोग भारत में चिल्ला रहे थे फुट ऑन सोल्जर, सोल्जर जमीन पे उतार के दिखाओ, हम पता नहीं क्या कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, वो करके लेके आ गए। तो युद्ध चलेगा, अमेरिका मानने वाला नहीं है। पर जो अभी हमारे साथी बता रहे थे, एक बहुत अहम बात बताई इन्होंने बताई कि जिस प्रकार से ईरान अगर आज के बाद मान लो 1 सेकंड हम ये मान ले कि जो भी ईरान में ताकतें जो आज ये महामारी फैला रही है, मैं महामारी कहूंगा इनको, जो बिना मतलब दुनिया में मिसाइल दागे जा रहे हैं और अपने आतंकियों के साथ मिलकर करके एक तरह पूरे दुनिया में त्राहिमाम मचा रखा है, एक बार मान ले कि मान लो इनकी विजय हो गई और अमेरिका यहां से उठ करके चला गया, दुनिया होने वाला क्या है? होने वाला यह है कि जो ये ताकतें और मजबूत होंगी, ईरान का चेहरा नया उभर के आएगा और जहां 17 देशों पर इन्होंने अभी तक मिसाइल फायर की है या अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से उनके अंदर नुकसान कराया है, उन पर ये कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और जो मक्का मदीना है, सऊदी है, उसको क्योंकि इस्लामिक ये लड़ाई रूप ले चुकी है, ये कहीं कोई तेल वेल ये बहाने हैं। और जहां तक आपने हॉर्मुज का सवाल किया, देखिए मैं ये मानता हूं ट्रंप साहब को हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। वो साहब कह चुके मेरा यहां क्या लेना देना है, जिसको तेल बेचना है वो खोलने की तैयारी करे, जिसको खरीदना है वो, हाँ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए वो कह सकते हैं कि ट्रंप बदतमीजी करते हैं, अरे भाई वो अपने देश के हितों की रक्षा करेंगे। ईरान को न्यूक्लियर वो खत्म करके रहेंगे। और इस लड़ाई के बाद एक चीज और निकल करके आ गई है कि जहां तक ईरान का ताल्लुक है, अब इसको बिना इस रेजीम को जो वहां आज की ताकत है, इसको खत्म किए बिना युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन ईरान साथ ही साथ अगर ये चेतावनी देता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को खत्म करने को लेकर, ये आप मानते दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा, बड़ी मुश्किल होगी। बात सत्य, देखिए आज के दिन ग्लोबल जो समस्या खड़ी हुई है तेल को लेकर के और जो एनर्जी को लेकर के है, और दूसरी जो आसपास के देश थे उन पे तो बिना मतलब ये युद्ध थोप दिया इसने, वो खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। पर अगर हो सकता है अगले कुछ दिनों में, अब वो तो मैं नहीं कह सकता भविष्य की गर्द में क्या है, अगर लड़ाई रुकती है तो ईरान की जो ये ताकतें हैं इन ताकतों की तरफ से रुकेगी, अन्यथा ये लंबी चलेगी, दुनिया पर नेगेटिव असर हो रहा है क्योंकि एनर्जी सप्लाई के रूट है। देखिए अगर आज ये इस्लामिक साम्राज्य की जो बात करते हैं कि हम सब जगह कब्जा कर लेंगे, ईरान पक्का करेगा। और अगर गलती से इनके पास न्यूक्लियर होता आज के दिन, पता नहीं किस किस पे दागता। और देखिए उनके 2 चीज इन्होंने बड़ी गंभीर बातें कर रहे हैं ये, एक तो ये कर रहे हैं कि भाई हम इजराइल का तो कोई अधिकार ही नहीं है जीने का, दूसरा अभी उनके एक और किसी उसने ट्वीट किया है, इनके किसी फॉरेन दूसरी देश में इनके कोई बैठे थे, उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार के एंटी ज्यूज के खिलाफ किया है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है मेरे पे हमला हुआ, मुंबई टारगेट, दिल्ली टारगेट, अब तो कलकत्ता की बातें कर रहे हैं। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है और भारत को भी सचेत रहने की जरूरत है, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, अनुपम जेटली जी, सर अभी हम बात करते हैं, आपने बिल्कुल 4 अहम पॉइंट का जिक्र भी किया, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात की जाए, क्या वाकई में ये सच की राह पर या फिर साथ देने की बात या फिर शांति की बात कर रहा है, या सिर्फ ये इसका कूटनीतिक चेहरा है? क्या भूमिका है इसकी? पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका का पिट्ठू रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान अपने आप में एक आतंकवादी देश है और अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर उसको देता रहा है। तो अब क्या वजह है कि हूती और हमास को अगर ईरान सपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका को हमला करना चाहिए? इसकी एक छोटी सी मैं आपको बाइफर्केशन, एक टेक्निक बताता हूं। जब भी एक बड़ी ताकत अमेरिका जैसी चैलेंज की जाती है तो वो अपने चैलेंजर जो है उसको समय से खत्म करता है। ये ईरान का युद्ध ईरान के लिए नहीं है। ईरान ने कभी भी, उसने केवल कहा कि ये शैतान है अमेरिका और इजराइल, हमको खत्म करेंगे, उसने हमला नहीं किया। हमला इन देशों ने पिछले साल जून में किया और अभी किया। जून में भी इन्होंने कहा हमने उसकी पूरी आर्थिक कमर तोड़ दी है, उसके हथियार बर्बाद कर दिए हैं और ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म कर दिया है। 6 महीने बाद फिर उसी चीज पर लड़ाई कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कोई भी खतरा वेनेजुएला से नहीं था किसी को, मगर वेनेजुएला 8 लाख मिलियन डॉलर रोज चाइना को दे रहा था, वो भी युआन में। पेट्रो डॉलर खतरे में थे। उसके बाद ईरान जो है 1.5 मिलियन डॉलर, 15 लाख बैरल जो है हर रोज चाइना को दे रहा था। और चाइना सबसे बड़ी ताकत उभर के आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि 1930 या 32 तक
उसकी इकोनॉमी जो है वो यूएस इकोनॉमी को ओवरटेक करेगी। तो ये खतरा चाइना को स्कटल करने के लिए है। ईरान तो महज एक मोहरा है और इसलिए चाइना और रशिया दोनों जो अमेरिका के खास दुश्मन रहे हैं कोल्ड वॉर के समय से, वो इस समय पूर्णतया जो अपरोक्ष रूप से इक्विपमेंट, इंटेलिजेंस और सैटेलाइट, यानी बैकडोर टकराव के पीछे जो बैकडोर रोल निभा रहे हैं वो रूस और चीन है। बिल्कुल, यही अमेरिका और सारे नाटो देश ने, यूरोपियन देश ने किया यूक्रेन के अंदर। अब बारी बाकी देशों की है और मैं आपको बता रहा हूं सही आंकड़ा, 891 मिलियन डॉलर हर रोज का खर्च है अमेरिका का इस लड़ाई के ऊपर। सोचिए 36 दिन में कितना उन्होंने खर्च किया। उसके अलावा तकरीबन 8 या 9 बिलियन डॉलर का इक्विपमेंट उनका बर्बाद हुआ है। अमेरिकन इकोनॉमी खतरे में है, उनको काफी धक्का लगा है और इसीलिए 200 बिलियन डॉलर वो कांग्रेस से मांग रहे हैं, जिसमें अभी पेशकश चल रही है। बिल्कुल। गौरी शंकर जी, अब इस पूरे तस्वीर में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ईरान, इजराइल, यूएसए था, लेकिन बैकडोर में चीन और रूस की भूमिका है। भारत के मद्देनजर मैं जरूर आपसे जवाब चाहूंगी कि इस पूरे युद्ध में जिस तरह से अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, भारत समेत अन्य देशों में कितना इंपैक्ट इसका है और कितना जरूरी है कि ये युद्ध रुक जाए, जिसकी संभावना कम लगती है? श्वेता जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सच्चाई है कि चीन जो है उसको अमेरिका कमजोर करना चाहता है, लेकिन उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ईरान को कमजोर करना है। उसके साथ में कोलेट्रल बेनिफिट उसको चीन का भी मिल रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चीन एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था, यहाँ पे ईरान एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। दूसरी चीज जो सप्लाई चेन की बात है, देखिए आप इंडिया का जो है करीब करीब 40% एनर्जी रिक्वायरमेंट पर्शियन गल्फ से आती है। हमारा जितना भी इंपोर्ट है ऑयल का, क्रूड ऑयल का, सऊदी अरेबिया से और यूएई से, और जितना भी गैस का इंपोर्ट है कतार से, ओमान से, और कुछ जो इंपोर्ट ईरान से भी था, वो सारा का सारा इस पर्शियन गल्फ के थ्रू आता है। अप्रोक्सीमेटली 40% ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को। इसके अलावा आपके जो उर्वरक हैं वो काफी बड़ी संख्या में वहां से आते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के 2 बड़े स्मेल्टर हैं वहां पर, एक बहरीन में है और एक यूएई में है, और उन दोनों का जो इनपुट है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे पास आता है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वहां की, उसकी इनपुट जो है हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, और कई तरह की जो मशीनरी बिल्डिंग है मॉडर्न, उनके लिए। तो नेचुरली इन सब चीजों के ऊपर धीरे धीरे थोड़ा असर पड़ेगा। एक तो चीजें कम मिलेंगी, दूसरी चीजें महंगी मिलेंगी, और इसके अलावा हमारे एक्सपोर्ट जो हैं उस रीजन में अफेक्ट हो रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि हम मैंगो जो है, बनाना जो है, ये बड़ी क्वांटिटी में, राइस है बड़ी क्वांटिटी में इन कंट्रीज को जाते हैं, गल्फ कंट्रीज को। अब वो उनका एक्सपोर्ट अभी करीब रुका हुआ है, हमारे लोगों को उससे नुकसान बहुत हो रहा है। तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एनर्जी के अलावा जो चीजें हैं उसके ऊपर भी काफी असर पड़ेगा, और हमारे देश के कुछ लोगों को इससे बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ टेम्परेरी फेज होगा, ये करीब 1-2 महीने में सिचुएशन नॉर्मल हो जानी चाहिए, और उसके बाद ये सारा का सारा वापस जो है जो ऑर्डर जो है और अपने पुराने व्यवस्था में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी 2 महीने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए, और इस डिस्ट्रप्शन के लिए हम लोगों को जो है अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर कि तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा। लेकिन कर्नल देवानंद जी, अमेरिका की ये जो आक्रामक नीति है, क्या आपको लगता है कि वो सही दिशा में है, या वाकई में ये मिडिल ईस्ट को और ज्यादा अस्थिर कर रही है? देखिए, मैं बहुत सारे विद्वान और जो हमारे विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि अमेरिका की कोई ईरान की कोई गलती नहीं है। मैं ये बता दूं, ईरान वो आतंकी देश है जिसने हमास, हिजबुल्लाह, हूती ने क्या किया दुनिया में। अरे साहब, 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? निहत्ते इजराइल के लोगों को, बच्चों को, माओ को, उनके बच्चे को ओवन में तलकर खिलाया गया था। तो क्या ये ईरान के नहीं है?
अगर कोई विशेषज्ञ कहते ईरान का हाथ नहीं है तो मैं मानता हूं हमें और अध्ययन करने की जरूरत है। दूसरी बात जो आपने अभी ये कहा कि अमेरिका का रोल, आज के दिन स्थिति है कि ठीक है, अमेरिका क्यों नहीं पैसे कमाएगा, क्यों नहीं अपनी सिक्योरिटी करेगा, हर देश अपना कर रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस दुनिया में सदियों से, आज कोई नया थोड़ी है। पर आज की जो परिस्थिति ऐसी उलझ गई है कि अगर ईरान को, अगर आज जो ईरान, मैं नहीं कह रहा हूं, ईरान के नागरिक मैं मानता हूं इसमें युद्ध में नहीं शामिल है, लीडरशिप भी खत्म हो चुकी है, अब तो कुछ वो पावर सेंटर्स हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और जो कर रहे हैं अपने आसपास के देशों में नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं और दुनिया को एक तरह हॉस्टेज बना रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अमेरिका अगर ये आज बंद कर दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये प्रॉब्लम और गंभीर हो जाएगी और भारत के लिए और बड़ा खतरा होने वाला है। हम सब भूल रहे हैं पहलगाम हमले से पहले ये हमास वाले क्या कर रहे थे पीओके में, ये भूल गए लोग बाग, ये आतंकी लोग वहां पर आकर के भारत में जो हमारा हमला कराया गया था उस हमले में इनके लोग ट्रेनिंग दे के आए थे भाई वहां पर। तो ऐसा मत सोचो कि आज ईरान, अगर ये जो आतंकी नेटवर्क है, ईरान के लोगों का कोई दोष नहीं मानता हूं मैं, पर जो लोग आज ये पावर सेंटर हैं इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और जब तक नहीं होगा मैं मानता हूं शांति नहीं आएगी। और अमेरिका का मैं धन्यवाद करना चाहिए कोई तरीके से, वरना ये कल लोग हमारी तरफ मिसाइल डालने में देरी नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। अनुपम जी, क्या आखिरी वक्त में कूटनीति जीत जाएगी या हथियार ही बोलेंगे? मौजूदा स्थिति के मद्देनजर आपको क्या लगता है, एक फाइनल कमेंट? अभी कुछ समय तो हथियार ही बोलेंगे, कूटनीति के लिए ईरान तैयार नहीं है और अमेरिका भी एक रास्ता ढूंढ रहा है कि बाइज्जत वो इस तकलीफ से बाहर निकल सके, क्योंकि उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। आप देखिए 36 दिन की लड़ाई में 15 MQ-9 ड्रोन और 12 उसके जहाज, जिसमें एवेक है E-3 जो इतना महंगा होता है, जो उसके दो जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में उसको 130 MJ कमांडो एयरक्राफ्ट को अपने आप तोड़ना पड़ा या ईरान के फायर से टूटे वो अभी निश्चित नहीं है, मगर उसको बहुत नुकसान है, जिसमें 3 ब्लैक हॉक भी शामिल हैं हेलीकॉप्टर। तो अभी ईरान को लग रहा है कि उसके पास रेसिडुअल पावर काफी है और वो लड़ाई में अमेरिका को एंगेज कर सकता है। ठीक है सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। गौरी शंकर जी, सर फाइनल कमेंट चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी अगले 4-5 सप्ताह ये वार चलेगा। अभी आप देखिएगा अगले सप्ताह में अमेरिका की बहुत भीषण बमबारी होगी ईरान के ऊपर। उसके बाद ईरान के जो IRGC है उसको और वीक किया जाएगा और उसके बाद जो है अमेरिका देखेगा कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको किस तरह से एक्वायर किया जाए। वहां से लगाई जा रही है कि जो अभी ऑपरेशन हुआ था उसकी ट्रेस रिहर्सल हुई थी, मटेरियल को कैसे निकाला जाए, तो उसको निकालना है और हो सकेगा तो वहां की सत्ता में परिवर्तन होगा और IRGC को बड़ा कमजोर किया जाएगा और जहां जहां मिसाइल्स के डिपोज है उन डिपोज को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी के बाद ही अमेरिका, मेरे को लगता है, चैन लेगा और उसी से मेरे ख्याल से पूरे मिडिल ईस्ट का फायदा है। नहीं तो सारे के सारे GCC कंट्री ईरान की जो दबदबा है उसके अंदर डर डर के रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। देवानंद जी, फाइनल कमेंट? जी, मैं यही कह सकता हूं जो युद्ध चल रहा है कहीं नजदीक समाप्त होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईरान के जो ताकतें हैं, जो ये पूरा इन्होंने कैप्चर कर रखा पावर सेंटर ईरान में, इनको खत्म करना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया की जिम्मेवारी है, अन्यथा जितनी ये प्रॉब्लम आज तेल की है, कल व्यापार की है, सब लोग अपने अपने हित देख रहे हैं। भारत के लिए, भारत के सरकार को मैं अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्लानिंग के साथ अभी तक इससे हमारे असर को कम रखा है और उम्मीद करता हूं भारत सरकार इस पे ध्यान दे रही होगी और हमें इसके साथ, सरकार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। तकलीफ होगी, भाव बढ़ेंगे, कुछ दिक्कतें आएंगी, पर ऐसे जो अभी रेजीम चल रहा है ईरान के अंदर, उसका खात्मा होना इंटरनेशनल पीस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरी शंकर जी, कर्नल देवानंद जी, कर्नल अनुपम शेट्टी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बेहद अहम है, हर किसी की नजर है कि कब ये युद्ध रुक जाए, थम जाए, लेकिन उसके लिए टेबल पर आना होगा, बातचीत दोनों को तैयार होना होगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है और इसलिए जो विशेषज्ञ उन्हें लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर विराम नहीं होगा, युद्ध विराम होने की स्थिति नहीं, अभी कुछ हफ्ते तक ये और ऐसा ही चलेगा। तो डील होती है, ये टकराव कायम रहेगा, इस पर संशय बरकरार है, लेकिन उम्मीद हर किसी को कि शांति हो। लेकिन क्या कोशिश की जाएगी, किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, हिंदुस्तान के, भारत की
के नजरिए से देखें तो हम सभी को मजबूती के साथ आने वाले बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि स्थिति कुछ भी हो सकती है, कुछ पल के लिए जरूर रहेगी, लेकिन इससे डरने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और लेकिन नजरें सबकी है कि आज जब 10:30 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो क्या कहते हैं, कौन से अहम पॉइंट्स रखते हैं, क्या बात रखते हैं इस युद्ध के मद्देनजर, उसके बाद भी क्या तस्वीर बदलती नजर आएगी या फिर कुछ और ही नया रूप लेती दिखेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।